हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है सेकंड बुक चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक चैप्टर का जो ओल्ड नेम है वो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है और नए नाम के हिसाब से बात करें तो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। यहाँ पे बेसिकली हम इमरजेंसी से रिलेटेड बात करेंगे, किस तरह से जो इमरजेंसी को हमारे पॉलिटिकल में हमेशा से इसको ब्लैक मार्क कहा गया, काला इतिहास कहा गया है, क्योंकि जो इमरजेंसी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली थी जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था ना उसके बाद देखा है। तो यहाँ पर हम पूरा बात करेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन क्यों बने, क्यों देश में इमरजेंसी लगा और क्या इमरजेंसी वास्तव में जरूरत थी या कोई पर्सनल बेनिफिट्स के लिए देश में इमरजेंसी जैसी चीजों को जबरदस्ती थोपा गया था। और उसके बाद जब तक कोई चीज होगी नहीं तो उसमें कैसे सुधार किया जाएगा। तो इमरजेंसी के बाद किस तरह से देश में कुछ चीजें बदलाव आया, क्या सीखा हमने इमरजेंसी से, वो सारी चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर जो हमारा 1971 के इलेक्शन में खत्म हुआ था कि 1971 में इलेक्शन हुआ और जिसमें इंदिरा गांधी ने दोबारा से अपनी जो पावर पोजीशन को गेन कर लिया और इस बार जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले से भी ज्यादा मजबूत कांग्रेस थी। लेकिन मैंने कहा कि देश में डेमोक्रेसी थी, लेकिन नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस थी, जीत तो मिल गई थी लेकिन इंटरनल जो था वो डेमोक्रेसी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही पर्सन की पार्टी थी, वो इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी और केवल वही जो चाहती थी देश के अंदर वो होता था। और 1971 के जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद जितने भी स्टेट में इलेक्शंस हुए सभी जगह पे कांग्रेस वापस आ गए थे, जो उनके हाथों से स्टेट निकल गई थे पहले। तो अब सेंटर और स्टेट दोनों में ही कांग्रेस का बोलबाला हो गया था। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ का, लेकिन वो सिर्फ स्लोगन ही रहा। देश में जो सिचुएशन थी और ज्यादा खराब हो गई 1971 के बाद, क्योंकि देखा बांग्लादेश क्राइसिस के कारण 8 मिलियन जो बेसिकली रिफ्यूजी थे वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए थे। तो भारत के इकोनॉमी के ऊपर बहुत इसका बैड इंपैक्ट पड़ा। देश में खाने पीने की जो चीजें थी बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। इन्फ्लेशन 1973 के अंदर 23% और 1974 में 30% इन्फ्लेशन। आप समझ सकते हैं कितना हाई इन्फ्लेशन से जो आम जनता है उनकी जेबों पे क्या बुरा असर पड़ा होगा। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद यूएस ने सारे जो मदद थे, हेल्प थे, रोक दिए थे। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें हमने बताया बहुत ज्यादा महंगी हो गई। यानी कि इस टाइम पे सिचुएशन इतनी बुरी होती जा रही थी कि देश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो आम जनता है उनके बारे में तो खैर, क्योंकि जो फूड बेसिकली था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत 8% से भी ज्यादा गिर गया था। तो फूड क्राइसिस भी हमने देखा कि बिहार में स्पेशल इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। तो अब जो भी स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वहां पे देखिए करप्शन, इन्फ्लेशन, जो नेसेसिटी चीजें थी वो मिल नहीं रही थी, फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन सब चीजों के कारण जो है देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई और देश में जो यूथ है वो बेसिकली जो है फोर फ्रंट पे आ गए, वो बेसिकली सरकार के खिलाफ खड़े हुए। और दो स्टेट में इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, वो दोनों ही कांग्रेस रूल कर रहे थे उस टाइम पे, बिहार और गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो गुजरात के अंदर पहले जनवरी 1974 में स्टार्ट हो गया। और इस पूरे मूवमेंट को कौन लेड कर रहा था? आपको याद होगा जो कांग्रेस जब टूटी थी तो कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, जो कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, सिंडिकेट के नेता थे, तो मोरारजी देसाई भी उसी में चले गए थे क्योंकि इंदिरा गांधी से उनकी बनती नहीं थी। आपको याद होगा जब मैंने बताया था उनके बीच बहुत टफ कॉम्पिटिशन था एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शास्त्री जी के बाद। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि उस वहां पे उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन है गुजरात की बहुत बुरी है और उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करी कि देश में फिर से, मतलब गुजरात में फिर से इलेक्शन कराया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर देश में इलेक्शन, मतलब गुजरात में अगर इलेक्शन नहीं हुए, वो इनडेफिनेट पीरियड तक फास्टिंग पे चले जाएंगे। फाइनली प्रेशर में आकर वहां पे इलेक्शन हुए और जून जो 1974 में इलेक्शन हुए और वहां पे आपको पता ही है एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस सरकार चली गई वहां पे। अब यहाँ पे सक्सेस को देखते हुए जो बिहार है, मार्च में बिहार में भी वहां पे भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और इस प्रोटेस्ट को कौन लेड करते थे? जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी या लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। हालांकि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था लेकिन देश की सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जेपी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे नेता बने, लीडर बने, क्योंकि एक पॉपुलर लीडर होने से क्या होता है, उस प्रोटेस्ट को, उस मूवमेंट को एक मोमेंटम मिल जाता है। तो जेपी ने कहा ठीक है, देश को बचाने के लिए वो मतलब उनकी लीडरशिप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर उन्होंने दो कंडीशन रखा। पहली कंडीशन तो ये कि पूरी तरह से नॉन वायलेंस होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और ये चाहते थे मूवमेंट जो है वो, क्योंकि अगर हम देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश के कोई एसेट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, अल्टीमेटली हम अपने को खुद को नुकसान पहुंचा रहे।
तो इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है, पूरी तरह से नॉन वायलेंट होना चाहिए, सरकार पे प्रेशर करना है कि सरकार ठीक से काम करे, बट वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, ये जो प्रोटेस्ट है केवल बिहार तक ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ऑल ओवर भारत तक पहुंचनी चाहिए, हर एक स्टेट में ये मूवमेंट चलना चाहिए। इन दो कंडीशन के साथ वो इस मूवमेंट से जुड़ गए और ऐसा ही हुआ, ये मूवमेंट धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी रैली उन्होंने सीधा दिल्ली के रामलीला मैदान तक ले गए थे, उससे बड़ी रैली कभी भी देश में नहीं हुआ था। इस चीज को देखते हुए जितने भी नॉन कांग्रेस सपोर्टर थे, नॉन कांग्रेस मतलब जो सिर्फ इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, उनको छोड़कर बाकी जो कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन पुरानी जिसमें सिंडिकेट नेता थे, भारतीय जनसंघ हो गए, भारतीय लोकदल हो गए, सोशलिस्ट पार्टी हो गए, सभी लोग एक साथ कंबाइन हो गए और इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, और ये देखा गया बेसिकली कि ये जो स्टेट में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं थे, ये जो है सेंटर में जो सरकार चल रही थी बेसिकली उसकी डिमांड थी। और इसीलिए जो बिहार के अंदर जो है जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं रिजाइन नहीं दूंगा। तो गुजरात में तो फ्रेश इलेक्शन हो गए, देखा आपने, लेकिन बिहार में उस टाइम पे फ्रेश इलेक्शन नहीं हो क्योंकि उन्होंने रिजाइन देने से मना कर दिया। उनका लोगों को जो गुस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स है, इंदिरा गांधी जी के टुवर्ड्स है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की जो सरकार है उसके लिए गुस्सा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखा कि जितने भी पार्टी थे सब आपस में इकट्ठे हो गए, इंदिरा गांधी की पार्टी के अगेंस्ट हो गए और सभी को लगा कि जो जेपी है वो एक अल्टरनेट लीडर बन सकते हैं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, इसलिए सभी ने उनको बहुत ज्यादा क्या क्या सपोर्ट किया। इसी बीच जो जेपी थे, जो लोक प्रकाश नारायण जिन्हें हम बोलते थे, उन्होंने जो भी रेलवेज थे उनके भी जो ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे, उनको भी उन्होंने मतलब बेसिकली बुलाया कि आप भी क्या करो, देश में एक साथ हो जाओ, सभी लोग इकट्ठे होंगे तो देश को ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए 1974 में रेलवे इससे बड़ा स्ट्राइक, 21 दिन वो स्ट्राइक चला था। बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे कि रेलवे जो है, देखो आज तो फिर भी रेलवे के अलावा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, लेकिन फिर भी अगर रेलवे किस दिन तक अगर स्ट्राइक हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी आज के दिनों में भी। उस टाइम पे तो और कोई ट्रांसपोर्ट का मेन साधन ही नहीं था। तो एक वहां पे क्या हुआ कि जो भी रेलवे के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनको बोनस के लिए, सर्विस फैसिलिटीज के लिए उन्होंने सरकार से कहा, पर सरकार ने किसी तरह से उनकी बात सुनने को मना कर दिया। तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए और इस स्ट्राइक में उन्होंने अपनी डिमांड रखी, पर सरकार किसी भी तरह से उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थी। और सरकार ने कहा ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आप लोग कर रहे हो वो पूरी तरह से इलीगल है और किसी भी कंडीशन को मानने को तैयार नहीं हुई। फाइनली 21 दिन के बाद जो है इसको स्ट्राइक को खत्म किया गया। जो है देश में जो सिचुएशन थी, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई, कुछ को जेल में भी डाल दिया गया। तो देश की सिचुएशन जो हर तरफ से खराब होती चली जा रही थी। तो देखा आपने कि यहाँ पे कि जो ऑपोजिशन थे एक हो गए थे, रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा था, सारे जो ऑपोजिशन एक साथ आ गए थे, देश की जनता जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जा रही थी क्योंकि देश में इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, सभी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे अब कि देश में जो और नई नई जो प्रॉब्लम्स देश में आ रही थी वो क्या थी, कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। देखिए इससे पहले कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो आपस में एक तरह से टकराव हो रहे थे। तो क्योंकि आपने देखा, हमेशा हमने पढ़ा था 11th क्लास में भी, जो लेजिस्लेचर होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जुडिशरी होते हैं, उनको हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट अलग रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में जो है तनाव देखने को मिला। कैसे देखने को मिला वो हम बात यहाँ पे करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, जिनके पास भी, सभी बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस सबके पास ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का जो है पार्लियामेंट उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट में कमी नहीं की जा सकती। इसका हवाला देते हुए आपको पता होगा बहुत फेमस केस था केशवानंद भारती का, जिसके कारण उन्होंने कहा था कि आप ऐसी जो अमेंडमेंट है वो नहीं कर सकते। तो इससे जो इंदिरा गांधी है वो उन्होंने इस चीज को बड़े पर्सनली ले लिया और जब देखा कि 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पोस्ट वेकेंट हुए तो उसमें बेसिकली होता है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर जज होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उन जजों ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो उन्होंने जजमेंट दी थी, जिसके कारण 3 जो मेन जज थे उनको साइडलाइन करके, उनकी सीनियोरिटी को साइडलाइन करके जो SN रे थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये चीज जो थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई कि भैया जो पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीजों को इग्नोर कर रहा है, सीनियोरिटी को नहीं देख रहा, और जो भी उनसे जो कम सीनियर है, कम एक्सपीरियंस के लोग हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो पहली बार ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो आपस में भिड़ गए थे एक तरह से। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चीजें देख रहे हैं आप, एक एक करके चीजें क्या हो रही, खराब हो रही है। अब ऐसे में एक और चीजें आ गई कि 12 जून 1974 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो
जज थे, उन्होंने जगमोहन सिन्हा, उन्होंने क्या करा, कहा कि भैया ये जो इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे 1971 का, जो उसमें बहुत बड़ी ज्यादा वोट से वो जीती थी, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि उनके अगेंस्ट जो पर्सन खड़े हुए थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जो भी एसेट्स है, उनको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया है, और जिसको ग्राउंड पे ये जो इलेक्शन है वो उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम जो हाई कोर्ट, उन्होंने चीज को देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इंदिरा गांधी है वो एमपी नहीं रह सकती और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकते जब तक कि देश में विद इन 6 मंथ के अंदर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन करा के दोबारा से उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को पार्शियल स्टे रखा। उन्होंने कहा कि वो एमपी रह सकती है, लेकिन जो भी पार्लियामेंट होगा, जो लोकसभा का, उसमें वो क्या कर सकती है, प्रोसीडिंग नहीं कर सकती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह से उनको बैन कर दिया। अगर सच में डिक्लेयर हो जाता तो इंदिरा गांधी को कई टाइम के लिए बैन कर दिया था, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी आगे, उनके पॉलिटिकल करियर को बहुत खतरा हो गया। इसी कारण से आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने किस तरह से इमरजेंसी देश को जबरदस्ती थोप दिया। अब ये चीजें डिक्लेयर हो गई कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इनवैलिड था। अब इस चीज को उन्होंने अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, और मैंने देखा अपोजिशन का मेन बड़ा चेहरा कौन था, लोक नायक जिन्हें कहते थे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी, दिल्ली तक रामलीला मैदान तक पहुंचे थे। तो 25 जून 1975 में उन्होंने आर्मी को बोल दिया कि भैया ये जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या है, इमोरल है, इलीगल है, क्योंकि उनका जो इलेक्शन है वही इनवैलिड है, इसीलिए उनके किसी भी तरह के ऑर्डर को मानने से मना कर दो। और उनकी रिजाइनेशन की उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी, प्रेशर बनाने लगे कि अब इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, और जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो सब एक साथ खड़े हो गए। तो अब भैया इंदिरा गांधी के पास तो आपने देखा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है जुडिशरी के साथ उनकी कन्फ्लिक्ट हो गई, जनता उनके अगेंस्ट हो गई, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठे हो गई उनके खिलाफ हो गई, और साथ ही साथ अब तो भैया कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया कि उनका जो इलेक्शन है वो, हाई कोर्ट से तो ऑर्डर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे था, तो अब जो है उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। इसीलिए उन्होंने 25 जून 1975 के आधी रात को उन्होंने क्या कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना उनका नाम था फारूकुद्दीन अली अहमद। उन्होंने क्या कर दिया कि रात को 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, और इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही सबसे पहले क्या किया गया, जो भी इतने भी न्यूज़पेपर थे उनके जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको काट दिया गया। सुबह जो है 26 जून को 1975 में सुबह 6 बजे जो है कांग्रेस ने अपनी मीटिंग बुलाई, और उसमें इमरजेंसी को बताया गया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले मीटिंग किए बिना उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति को बोल दिया कि भैया देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। तो इससे हम समझ में आ रहा है कि देश में जो कितनी ज्यादा इंदिरा गांधी डोमिनेंस थी, और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किस तरह से चीजों को यूज कर रही थी। तो ये देखा आपने कि जो है 25 जून 1975 को गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी दैट वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल थ्रेट। उन्होंने इसका हवाला दिया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर देश में इस तरह कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल थ्रेट हो तो उसके कारण देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने इनका हवाला देते हुए इस आर्टिकल का, और उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। चलिए, इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं देश के अंदर कितनी वर्स्ट होती चलेगी, बुरी होती चलेगी, यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ इमरजेंसी का, सुनने में शायद इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही, पर जिन लोगों ने उस टाइम पे फेस किया था वो लोग बता सकते हैं कि देश में से काला इतिहास क्यों कहा जाता है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है इमरजेंसी क्या है, होप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बड़े लेवल पे चल रहे थे, सबसे पहले उसको बैन कर दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो ऑपोजिशन पार्टी के, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। कहता गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसने सच में कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ आपको शक मात्र है कि भैया ये क्राइम कर सकता है, और इसको आपने बेस बना के आपने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जेल में लोगों को इसका यूज करके कि भैया हमें ये शक है ये देश में क्राइम कर सकता है, वायलेंस कर सकता है, या देश की जो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर सकता है, इस कारण से वो जेल में डाल देगा। और इतनी भर्ती जेल में की गई। क्या ड्यूरिंग द इमरजेंसी बहुत आपको पता है एक फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। जो हमारे फेडरल जो सिस्टम है, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो पेपर थे उन पे सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब पता होगा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब जितने भी न्यूज़पेपर होंगे, मैगजीन्स होंगे, वो सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं छाप सकते। जो सरकार उनको बोलेगी, अलाउ करेगी, वही चीज उनको लिखना होगा। लिखा है न्यूज़पेपर ने इस चीज का बहुत प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। तो लिखा है न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस स्टेटमेंट ने
इस प्रोटेस्ट के खिलाफ क्या किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं इंदिरा गांधी के सपोर्ट में। उन्होंने अपनी पूरी जो ब्लैंक है वो खाली ब्लैंक ही उन्होंने न्यूज़पेपर लोगों को बांटा। मैगजीन्स थे, बहुत सारे सेमिनार और मेन स्ट्रीम उन्होंने देखा भाई सेंसरशिप लग गए, तो इंदिरा गांधी जो कहेगी वो लिखने के बजाय उन्होंने अपने न्यूज़पेपर ही बंद कर दी, अपनी मैगजीन ही उन्होंने बंद कर दी। बड़े सारे जर्नलिस्ट को जेल में डालते गया जो इमरजेंसी के अगेंस्ट लिखते, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखते, तो बड़ी मतलब उन्होंने मिसयूज किया अपने इस पावर का। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री के अंदर कोई नई चेंजेस भी की गई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया जिसके अंदर दिखाया कि भैया जो इलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, उनको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अब तो आपको समझ में पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो रीजन था वो क्यों इमरजेंसी लगाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी का हमने देखा जो इलेक्शन था उसे इनवैलिड डिक्लेयर हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स थे उसको ब्रेक किया था। तो उन्होंने एक नया रूल ही बना दिया कि देश में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को तो भैया कोर्ट में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। दूसरा जो ड्यूरिंग जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे देश में 5 साल में इलेक्शन होते हैं, उसको उन्होंने 5 से 6 साल कर दिया और कहा भैया इमरजेंसी के लिए नहीं, ये अब परमानेंट हो गए। ये बेसिकली उन्होंने इसीलिए किया था कि उन्हें पता था कि इमरजेंसी के टाइम पे जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और आगे आने वाले इलेक्शन में उनको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि चीजों को नॉर्मल कर सके। तो ये सब चीजें उन्होंने फटाफट से अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दिया और देश की जो हालत है वो खराब। बेसिकली आपने देखा कि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन को जेल में डाल दिया, जो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया, आम लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे थे उनको उन्होंने जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करके जेल में डाल दिया। फटाफट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नई नई अमेंडमेंट कर दिया। तो इमरजेंसी के पीछे का मोटिव क्या था वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आज भी देश में उठता है कि क्या सच में इमरजेंसी देश में जरूरत थी या पर्सनल बेनिफिट के लिए जबरदस्ती देश पे इमरजेंसी को थोपा गया था। तो ये है कि इमरजेंसी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स बिकॉज देयर आर डिफरेंट व्यू अ पॉइंट अबाउट द डिक्लेयर इमरजेंसी। कि अलग अलग लोगों का इमरजेंसी पे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे, इंदिरा गांधी के पार्टी के लोग थे, उन्होंने तो भैया सपोर्ट किया था कि इमरजेंसी को जरूरत थी देश में और ये नहीं लगता तो देश में चीजें नॉर्मल नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग लोगों के अपने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एज रीजन फॉर डिक्लेयर इमरजेंसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, क्योंकि आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण ने जो भी आर्मी थे उनको बोला था कि भैया ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इमोरल, इलीगल है, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानो। यानी कि उन्हें एक तरह से क्या करा कि आर्मी को उन्होंने भड़काया। बात समझ आ रहा है। तो अब इंदिरा गांधी ने इसका हवाला दिया कि देश में खतरा, भैया इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसको उन्होंने यूज करके इमरजेंसी को उन्होंने जस्टिफाई किया। कह रहा है कि आपको पता है कि बिफोर 1975 से पहले देश में कभी भी इसको बेस बना के देश में इमरजेंसी किया ही नहीं गया। कह रहे वी हैव नोटेड दैट एलिगेशन जो प्रोटेस्ट है वो गोइंग ऑन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे वाज नॉट एनफ फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। क्या केवल इसलिए कि देश में अलग अलग हिस्से पे लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर हड़ताल कर रहे हैं, क्या इसी को बेस बना के देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया सकता है? इससे पहले भी बहुत बार देश में इस तरह के सरकार के खिलाफ काम हुए। क्या तो गवर्नमेंट ने इस पे आर्गुमेंट्स दिया कि डेमोक्रेसी जो है अपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ इलेक्टेड, कि भैया जो भी ऑपोजिशन है उनको रूलिंग पार्टी को प्लीज काम करने दिया जाए। बार बार आप स्ट्राइक करोगे, घेराबंदी करोगे तो सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो काम कैसे करेगी, अपने प्रोग्राम पॉलिसी लॉन्च कैसे करेगी? समझ में आया कि नहीं है? कैन इट फेल्ट दैट फ्रीक्वेंट देखा ना रिकोर्स ऑफ लिटिगेशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। द सपोर्टर ऑफ इंदिरा गांधी उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिड नॉट हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ऑलवेज टारगेटिंग द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप गवर्नमेंट को ही टारगेट करते रहोगे, काम को होने नहीं दोगे, जगह बार बार प्रोटेस्ट करोगे तो सरकार का जो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो इन्हीं सब चीजों को हैंडल करने में चला जाता है और देश में जो मेन मुद्दे होते हैं, मेन काम होता है वो देश में हो नहीं पाते। सरकार बहुत कुछ गरीबों के लिए करना चाहती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पेंडिंग है बट वो हो नहीं पा रहे। समझ आए क्या? फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट लीड टू द इनस्टेबिलिटी। इससे क्या होती है? इनस्टेबिलिटी आती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रैक्ट होता है, जो रूटीन के काज होते हैं काम नहीं हो पाते और सारा जो एनर्जी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में चली जाती है सरकार को, सरकार ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। और इस चीज को एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी तो ये सीपीआई ने सपोर्ट किया था। तो उन्होंने भी कहा ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, भैया हमारे यूनिटी ऑफ इंडिया को मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो ऑपोजिशन है बार बार रूलिंग पार्टी को टारगेट नहीं कर सकती। लेकिन इमरजेंसी के बाद सीपीआई ने भी अपनी गलती को महसूस किया और कहा कि भैया इमरजेंसी लगाना देश में ठीक नहीं था। उस टाइम तो सपोर्ट किया था बट आफ्टर इमरजेंसी जब देखा जनता जो बहुत खिलाफ हो गई थी, जनता का सपोर्ट तो सभी को चाहिए, तब उनको लगा था कि भैया मैंने गलती करी जो मैंने इंदिरा गांधी उनकी सरकार का सपोर्ट दिया, क्योंकि जनता के बीच में उनको अपनी इमेज ठीक करनी थी।
लेकिन यहाँ पे तो हो गया कि जो रूलिंग पार्टी के लोग थे, उनके सपोर्टर थे, उन्होंने कहा था कि देश में इमरजेंसी जरूरत थी। लेकिन जो इमरजेंसी के क्रिटिक्स थे, जो इमरजेंसी के बारे में कह रहे थे कि नहीं देश में सच में इमरजेंसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी, उन्होंने कहा वॉज अ ब्लैक मार्क ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने काला इतिहास का और कहा कभी भी इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं किया सकता। ये केवल और केवल जो है पर्सनल पावर बेनिफिट्स के लिए उसको यूज किया गया था देश की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कह रहा है फ्रीडम मूवमेंट, पीपल हैव राइट टू प्रोटेस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कह रहा भैया जब हमारे देश में अंग्रेज थे उस टाइम पे भी देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, तो अब तो देश हमारा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने कहा कि भैया बिहार या गुजरात का जो मूवमेंट था पूरी तरह से पीसफुल था, नॉन वायलेंट था, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं पे किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, कहता कोई केस नहीं दायर होते। और अगर देश में इतनी प्रॉब्लम होती तो देश का जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कभी कंसर्न नहीं दिखाया, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में उन्होंने बात नहीं की, तो एकदम से तो चीजें इतनी बुरी नहीं हो गई ना कि देश में इमरजेंसी लगाने पर आ। जो होम मिनिस्टर है उनको भी तो कभी कोई उन्होंने स्पीच नहीं दिया, कोई उन्होंने भाषण नहीं दिया, कहीं पे भी उन्होंने अपने कंसर्न नहीं दिखाया कि देश में सिचुएशन इतनी बुरी हो रही है। साथ ही साथ कह रहे सम जो प्रोटेस्ट थे स्टेप देयर लिमिट, भैया उन्हें लिमिट से आगे नहीं बढ़े, और बढ़ती भी अगर प्रोटेस्ट होते भी सरकार के पास बहुत सारे ऐसे रूटीन पावर होते हैं जिससे सरकार उनको डील कर सकती है। देश में इमरजेंसी जैसी चीजें तो बिल्कुल भी सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। कारण इट वॉज नो यूज टू ड्रैकोनियन मेजर लाइक इमरजेंसी फॉर दैट, कि इन छोटे छोटे चीजों के लिए देश में इमरजेंसी तो बिल्कुल भी नहीं बनती, केवल और केवल अपने पर्सनल बेनिफिट और अपने लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की पावर का मिसयूज किया गया देश के प्राइम मिनिस्टर उनके पार्टी के द्वारा। तो ये उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। चलिए ठीक है, देश में इमरजेंसी क्यों लगा वो उनको समझ में आ गया कि बिहार और गुजरात में मूवमेंट हो रहे थे, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, तो जुडिशरी के साथ कंफ्लिक्ट भी हो गए थे। तो कह रहा है अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ। सबसे पहले देखिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम इमरजेंसी को इसलिए देश में लगाना चाहते हैं ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए, देश में जो भी हमारे प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसको हम लॉन्च कर सके, गरीबों को बेनिफिट मिल सके, ताकि जो हमने प्रोमिस किया कम से कम वो बेनिफिट तो जनता को मिले। तो इमरजेंसी क्या ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करते 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसमें लैंड रिफॉर्म थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन थे, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस थे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन सब चीजों को फटाफट से उन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने यही हवाला दिया था कि मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ बट यहाँ पे काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करके उन्होंने सारे पॉइंट्स को स्टार्ट कर दिया। कह रहा आफ्टर डिक्लेयर द इमरजेंसी तो अर्बन मिडिल क्लास और जो पुअर रूरल पीपल थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार है अब इंप्लीमेंट करेगी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था और उन्होंने कहा था भैया इमरजेंसी मैंने लगाया है इसीलिए ताकि चीजें जो है जल्दी से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। बट क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी जो थे उन्होंने कहा भैया जो भी सरकार के प्रॉमिस थे वो सारे के सारे अनफुलफिल्ड थे, कोई भी सरकार ने पूरे वास्तव में नहीं किए थे। साथ ही साथ ऑपोजिशन ने इस पर भी क्वेश्चन उठाया कि सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है लॉ का यूज किया था, मैंने बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है सिर्फ शक मात्र में लोगों को अरेस्ट किया था, उसने वास्तव में कोई ऑफेंस क्राइम नहीं किया है। साथ ही साथ आपने देखा इतने बड़ी मात्रा में जो लोगों को जेल में भर्ती किया गया था, देखिए इसमें 676 ऑपोजिशन लीडर थे, सभी को जेल में डाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू उसको लोगों को ले गया था। साथ साथ शाह कमीशन ने रिपोर्ट किया कि जनरल मैनेजर जो दिल्ली पावर के सप्लाई कॉर्पोरेशन के, उनको एक ऑर्डर मिला था लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से कि भैया जितने भी न्यूज़पेपर उनकी इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाए। साथ ही साथ जितनों जो इनके पास पावर पोजीशन थी उनकी तो बात छोड़िए, जो वास्तव में जिनके पास कोई ऑफिशियली पोजीशन नहीं थी, स्पेशली संजय गांधी के पास, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कंट्रोल कर लिया था। टॉर्चर, कस्टडियन डेथ, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन यानी कि जो जबरदस्ती नसबंदी लोगों की जा रही थी। तो स्पेशल जो नॉर्थ इंडियन पीपल थे उनके साथ तो लाइफ जो बहुत मिजरेबल करती थी, बहुत बुरी हालत कर दी गई थी। तो इमरजेंसी के दौरान जो आम लोग हैं, आपने देखा फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया गया, लोग अपनी जो है कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते, जितने भी जो आपने देखा जो फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया गया, लोग अपनी जो शिकायत है दर्ज नहीं करा सकते, लोगों को जबरदस्ती कस्टडी के अंदर रखा जा रहा है, कस्टडी में डेथ हो रही है। अभी पढ़ेंगे बहुत ही यंग राजन नाम का बच्चा था, उसे मार मार के पीट के उसको डेथ ही हो गई थी उसकी, जबरदस्ती फोर्सफुल उनकी नसबंदी की जा रही है। ऐसे में जो यंग बच्चे थे उनकी भी स्टरलाइजेशन की गई। तो चीजें जो थे आम जनता के बीच में इतना खौफ हो गया था, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी, अपोजिशन लीडर को पकड़ लिया गया, जो लोग पकड़े गए ठीक है, जो लोग नहीं पकड़े जा रहे थे वो काम कर रहे थे, जबरदस्ती उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, पकड़ रहे थे। तो चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी इमरजेंसी के दौरान। तो अब हमने इमरजेंसी से क्या लेसन लिया, क्या सीखा, जब गलती करते तभी तो देश में भी कुछ सीखते हैं। तो देश में उसके बाद इमरजेंसी से सबक ली, उसमें बहुत सारे देश में चेंजेस किए गए। तो कह रहा है आफ्टर इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन हैव रेक्टिफाइड, उसको सुधार किया गया।
कि केवल और केवल भैया इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि अब बताया गया कि इमरजेंसी, कह रहा नाउ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली, सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अगर आर्मी रिबिलियन हो जाए, यानी कि आर्मी विद्रोह पे आए, सरकार के अगेंस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो सरकार है वो क्या कर सकती है, देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। बट ये जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट है तभी उसको करेगी इमरजेंसी डिक्लेयर। इट एडवाइज टू द प्रेसिडेंट मस्ट गिवन इन रिटर्न बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स के काउंसिल है वो जब रिटर्न उनको क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे, तभी देश में प्रेसिडेंट के द्वारा देश में इमरजेंसी लगाया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर उठेगा और कहेगा चलो जी रातों रात आज इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए और रातों रात सबके न्यूज़पेपर के जो इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आर्म रिबिलियन करेंगे तो ही देश में क्या होगा, इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है इमरजेंसी के बाद बहुत सारे लोग जो है सिविल लिबर्टीज के प्रति अवेयर हुए, बहुत सारे सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन बने, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो ही तो उसके सोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें आती है। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया, क्या ये क्वेश्चन देश में उठा कि क्या जो रूलिंग पार्टी है, क्या उसके पास ये अधिकार है कि जो ऑपोजिशन है, ये जनता है, क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकती सरकार के खिलाफ, क्या वो आंदोलन नहीं कर सकती, मूवमेंट्स बंद कर दी जाएंगे? तो उसका जवाब था कि भैया आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है जिसको जनता ने चुन के दिया है, आप उनको बार बार काम करने से रोकोगे। कह रहे उनको मेंटेन करना पड़ेगा करेक्ट बैलेंस बिटवीन द रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन के पास पूरा अधिकार है कि जनता का सपोर्ट करे, प्रोटेस्ट करे, सरकार गलत काम करे उसके खिलाफ आवाज भी उठाए, लेकिन रूलिंग पार्टी को भी, जिनको जनता ने भरोसा करके उनको सरकार बनाया, जो प्रॉमिसेस थे उनको भी तो करने दे। आप प्रोटेस्ट कीजिए, नॉन वायलेंस कीजिए, ठीक है, एक लिमिट में कीजिए, और अगर लिमिट से बाहर होता है तो सरकार के पास भी बहुत सारे रूटीन के पावर है जिसको इससे कंट्रोल किया सकता है, तो आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो इमरजेंसी से देश में चीजें जो है, नई चीजें लोगों ने सीखी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और जनता ने भी बहुत कुछ इससे सीखा। तो यहां तक पूरा हमारा इमरजेंसी आता है। उसके बाद की बातें करेंगे कि भैया आफ्टर इमरजेंसी क्या हुआ देश में। इसके लिए आप जो है दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं मैम प्लीज कम से कम 2 पार्ट बनाया करो। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि एक बार में सारा कंप्लीट हो जाए। अपने बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम कम से कम 2 पार्ट्स में करो, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही वीडियो में करें तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना क्योंकि बहुत बच्चों के जो कमेंट है उन्हीं के हिसाब से मैं आगे वीडियोस बना रही हूँ। तो इसके चैप्टर के एक और वीडियोस पार्ट 2 आएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी 1-2 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू।